नमस्कार, होमबिल टीवी भारत में स्वागत। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य की कृषि उत्पादन मंडी परिषद की 172वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की और बैठक में मंडी परिषद के निदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कृषि विपणन व्यवस्था, मंडियों के आधुनिकीकरण और किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की और परिषद की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई और इस दौरान मंडी व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और पारदर्शिता बनाने की भी चर्चा हुई। लखनऊ में कांग्रेस नेता हाशिफ खान ने प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने छात्र आंदोलन के दौरान कथित लाठीचार्ज और पुलिस की कार्रवाई को लेकर सरकार पर जवाब मांगा और हाशिफ खान ने कहा कि यदि गृह मंत्री के आदेश पर छात्रों को लाठीचार्ज और पैलेट्स गन का इस्तेमाल हुआ है तो गृह मंत्री को इस्तीफा देकर माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने पेपर लीक के मामलों और छात्रों के भविष्य और जौहर विश्वविद्यालय और राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र करते हुए कहा है कि कांग्रेस युवाओं और किसानों और छात्रों के अधिकारों की लड़ाई आगे भी लड़ती रहेगी। मेरा नाम हसीब खान है। सर, आज किस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मेन मुद्दा ये है कि जिस तरह से छात्रों पे लाठीचार्ज किया गया और पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। कल हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गृह मंत्री का इस्तीफ़ा मांगा है और इसमें जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि पुलिस ने अगर पैलेट गन का इस्तेमाल किया छात्रों पे तो छात्र कोई आतंकवादी नहीं थे, तो उनके ऊपर ये किसके आदेश पे छात्रों के ऊपर जिस तरह से पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ ये किसके आदेश पे हुआ। अगर गृह मंत्री जी के आदेश पे हुआ है तो गृह मंत्री जी को इस्तीफ़ा देना चाहिए और देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। और गृह मंत्री जी को अगर ये पता ही नहीं है कि किसके आदेश पे हुआ तो फिर एक सवाल खड़ा होता है कि फिर गृह मंत्रालय चला कौन रहा है। उसमें भी उनकी ही जिम्मेदारी बनती है कि अगर उनको जानकारी नहीं है तो भी उनको इस्तीफ़ा देना ही होगा। अब गृह मंत्री के इस्तीफे से नीचे कांग्रेस पार्टी कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि किसी मुल्क का जो भविष्य होता है किसी दोनों चीज़ों पे टिका होता है, नौजवानों पे, किसानों पे, दोनों बेबस हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस इसका जो है सवाल जो है बहुत सामने भी कर रही है। राहुल गांधी ने भी बहुत साफ सुथरे तौर पर भी कह दिया है कि दोनों बेबस हैं। ऐसे में जिस तरह से घटनाएं होती चली जा रही, नौजवानों पे भी जो है आफतें आई हुई हैं, किसानों पे भी आफत है, कांग्रेस का कहीं ना कहीं रोटों में भी निकल रही है, बहुत कुछ सामने भी आ रही है। इतनी भी जो घटना हुई है, क्या कांग्रेस क्या फिर दोबारा सामने निकल करके आएगी या कोई और इस्तीफा मांगने की कोशिश कर रही है? कांग्रेस हमेशा से सड़कों पे उतर के ही, अगर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री आवास का घेराव ना करते तो ये धर्मेंद्र प्रधान का भी इस्तीफा नहीं होता। जिस दिन राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया और उसके 2 दिन के बाद में धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो जाता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर इस्तीफा नहीं लेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान क्या प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो ये अपने बचाव में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया गया और इन बच्चों के भविष्य के साथ में जो खिलवाड़ हुआ है, जो इनके साथ
बर्बरता की गई है, इसका भी जवाब लखनऊ में बसपा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता करके समसामयिक मुद्दों पर पार्टी के पक्ष पर रखा। उन्होंने कहा है कि सरकार परीक्षा में पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून लागू कर रही है ताकि छात्रों के भविष्य से कोई खिलवाड़ ना हो। उन्होंने वंदे मातरम विधेयक का समर्थन करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय गीत का सम्मान सुनिश्चित किया जाएगा। और राकेश त्रिपाठी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पर दर्ज 0 FIR, छात्र आंदोलन से जुड़े मामलों और प्रियंका गांधी के बयान और अन्य मुद्दों पर भी भाजपा का पक्ष रखते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी परीक्षाओं की शुचिता को लेकर के हमेशा से गंभीर रही है और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विद्यार्थियों को लेकर के अपने संकल्प को दोहराने का काम किया था और जो कहा था वो करके दिखाया है। देश की संसद से अब एक कठोर अधिनियम पारित हो गया है और इसके बाद जो भी इस तरह के पेपर लीकेज के अपराध में संलिप्त होंगे उनके खिलाफ कठोरता पूर्वक कार्रवाई होगी। और इस कानून के पारित होने से देश भर के छात्रों में आज बेहद प्रसन्नता है कि इस देश में एक ऐसी सरकार है जो छात्रों की आवाज को सुनती है और छात्रों के मुद्दों को लेकर के बहुत गंभीर है। देखिए, वंदे मातरम वो गीत रहा है जिस गीत को गाते हुए, मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे पर देश के क्रांतिकारी झूम गए। वो वंदे मातरम गीत है जो सिराओं में बहते हुए रक्त में उबाल उत्पन्न कर देता है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि वंदे मातरम गीत के अपमान करने की लगातार प्रवृत्ति बढ़ रही थी और वंदे मातरम गीत को कैसे मजहब के साथ जोड़ करके देखा जा रहा था। ये भारत माँ की वंदना है और भारत माँ की वंदना को लेकर के भी कानून उसी तरह से कठोर होना चाहिए जैसा जनगण मन को लेकर के है। और अब राष्ट्रगीत को भी उसी प्रकार की एक कानूनी सुरक्षा प्राप्त है कि कोई अगर वंदे मातरम का अपमान करेगा तो कानून का डंडे उस पर कठोरता से बरसेंगे। देखिए, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है। देश का प्रधानमंत्री देश का प्राइड होता है और देश के प्रधानमंत्री के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां, इस तरह की टिप्पणियां की जा रही थी जो टिप्पणियां किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकती है। और ऐसे मामले में गंभीरता से, कठोरता से कार्रवाई करने की अपेक्षा देश का आम जनमानस कर रहा था और इसको ध्यान में रखते हुए जो तहरीर प्राप्त हुई उस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ है और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोरता होनी ही चाहिए जो देश के स्वाभिमान के साथ समझौता करे और तमाम विदेशी नेतृत्व के सामने भी जो अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं उनका भी अपमान करने की चेष्टा कर रहे थे। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जा सकता है। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उस आदेश की अनुपालना सुनिश्चित करना ये राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है, केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व है और हम इस बात के पक्षधर हैं कि आंदोलन के आधार पर किसी भी छात्र को पीड़ित या प्रताड़ित नहीं होना चाहिए। हम किसी भी सामान्य छात्र पर FIR दर्ज किए जाने या उसके खिलाफ किसी कानूनी कार्रवाई किए जाने के पक्षधर नहीं है, लेकिन जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जिनके खिलाफ पहले से आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो जानबूझ करके कानून को तोड़ने, मरोड़ने और माहौल बनाने की चेष्टा कर रहे हो, जो हिंसा करने की चेष्टा कर रहे हो, जो देश के खिलाफ एक वातावरण बनाने की चेष्टा कर रहे हो, ऐसे लोगों के खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई जरूर होगी। जिस तरह से प्रियंका वाड्रा ने संसद के पटल पर भारतीय सभ्यता, सनातन संस्कृति को अपमानित करने के उद्देश्य से गौमूत्र को लेकर के टिप्पणी की और देश की मेधा, प्रतिभा और योग्यता का अपमान करने की चेष्टा की। विकामा कोटी इस देश के न केवल एक प्रख्यात शिक्षाविद है, एक महान साइंटिस्ट है, चेन्नई IIT के डायरेक्टर हैं। जिस तरह से उन पर टिप्पणी की गई, इससे पता चलता है कि मजहबी वोट बैंक को तुष्ट करने के लिए प्रियंका वाड्रा किसी भी न्यूनता तक जा सकती है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फारूक फखरुल हसन चंद ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार और भाजपा पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने संसद में पारित एंटी पेपर लीक कानून, वंदे मातरम विधेयक और प्रधानमंत्री पर टिप्पणी को लेकर दर्ज 0 FIR और छात्र आंदोलन से जुड़े मामलों को वापसी, प्रियंका गांधी और विवाद और बिहार सरकार से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के सवाल सहित विभिन्न विषयों पर पार्टी का पक्ष रखा। और इस दौरान उन्होंने सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए विपक्ष के मुद्दों का प्रमुखता से उठाया। सवाल ये कि समय समय पे कानून बनते रहें और कानून में सख्त प्रावधान भी होते रहें, लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है इच्छा शक्ति का। क्या सरकार की इच्छा शक्ति है अब पेपर लीक वालों पे कार्रवाई करने की? कुछ लोग तो विदेश चले गए जो पेपर लीक के आरोपी थे। सबसे बड़ा सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो कार्रवाई पहले करनी चाहिए थी वो कार्रवाई देशव्यापी आंदोलन के बाद हुई और इस्तीफा भी मंत्री जी का तब हुआ जब पूरे देश में नौजवान सड़क पे था। उनके इस्तीफे के बाद भी भारतीय जनता पार्टी उन मंत्री का ऐसा स्वागत कर रहे हैं जैसे उन्होंने कोई नया कीर्तिमान बना दिया। तो सबसे बड़ा सवाल होता है कि इच्छा शक्ति सरकार की क्या है, और सरकार की इच्छा शक्ति कार्रवाई की नज़र नहीं आती। हाँ, एक्सरसाइज होती ज़रूर नज़र आ रही कि वो कुछ कर रहे हैं।
संसद से एंटी पेपर लीक बिल पास, राज्यसभा में विपक्ष ने वॉकआउट के बीच पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। अब पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर 5 से 10 साल की जेल और 50 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान होगा। देखिए, समाजवादी पार्टी समझती है कि सरकार को जो भी पेपर लीक के दोषी हैं, जो भाग गए हैं विदेश भी, उन पे भी कार्रवाई करनी चाहिए, उनको भी वापस लेके आना चाहिए। और जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उनकी मदद अभी तक सरकार द्वारा नहीं की गई है। सरकार को उन परिवारों की मदद करनी चाहिए जो मांग नौजवानों की थी, जो मांग पूरे विपक्ष की थी। और जो भी दोषी हों पेपर लीक में, भविष्य में उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पेपर लीक के कोई भी आरोपी देश छोड़ के भागने में सफल नहीं होने चाहिए। वंदे मातरम को मिला कानूनी संरक्षण, संसद ने ऐसा विधेयक पारित किया है जिसके तहत वंदे मातरम का अपमान दंडनीय अपराध होगा। देखिए, पूरे देश में रहने वाले देश प्रेमी वो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को बहुत सम्मान करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम से गाते हैं। कानून बना है, उसका किसी को विरोध नहीं, लेकिन जिस दल की विचारधारा, जिस दल के लोग आज़ादी से पहले वंदे मातरम नहीं गाते थे, जिस दल के लोग आज़ादी के बाद तिरंगे का अपनाने में सदियों लगा दिए, समाजवादी पार्टी समझती उन सबको भी राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का पूरा सम्मान करना चाहिए। पीएम मोदी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में 0 FIR, जंतर मंतर प्रदर्शनकारियों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले लोगों पर 0 FIR दर्ज की गई है। देखिए, समाजवादी पार्टी समझती कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरह की टिप्पणियाँ की, जिस तरह का उनका व्यवहार था, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जहाँ भी उनके सांसद, जो महिला सांसद हैं, उनके द्वारा किस तरह की अपमानजनक, आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। जहाँ तक सवाल है प्रधानमंत्री जी पे टिप्पणी करने का, निश्चित रूप से जिन लोगों ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की हैं, अमर्यादित टिप्पणी की हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी ये भी समझती कि पहले भारतीय जनता पार्टी को अपनी महिला सांसद पे कार्रवाई करनी चाहिए, जिनकी घटिया स्तरहीन टिप्पणी देश के नौजवानों और आंदोलनकारियों के खिलाफ थी, तब उनको दूसरों पे कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली में सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने नोएडा की एक युवती पर दर्ज FIR और दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर सरकार और पुलिस की कार्रवाई को सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए तथा कानून का इस्तेमाल बिना किसी पक्षपात किया जाना चाहिए। और सौरभ दास ने कहा कि पुलिस को तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए और न्याय सुनिश्चित करनी चाहिए। देखिए, अगर किसी ने गाली दिया है प्रोटेस्ट में, वो कितना सही है नहीं है उसका आप एक तरीके से निंदा कर सकते हो, लेकिन ऐसे करके आप क्रिमिनल मशीनरी यूज करोगे, उनको पुलिस के थ्रू टारगेटिंग करोगे, हैरासमेंट करोगे, वो बिल्कुल सही बात नहीं है। इस देश में गाली देना कब से क्रिमिनल ऑफेंस बन चुका है, मतलब कि रोज चलते फिरते लोग यहाँ पे गाली देते हैं। आपने बीजेपी MPs जो 50% लोकसभा में MPs बैठे हुए, उनके खिलाफ तो क्रिमिनल चार्जेस है एंड बहुत ही हीनस क्रिमिनल चार्जेस है, रेप, मर्डर, डेकॉइटी, ये सब चीजों का। तो उस पर तो आप कुछ नहीं कर रहे हो। किसी ने 1-2 गाली बक दी, उस पर अगर आप ऐसे करके उनको टारगेट करोगे, आप कुछ नहीं करना चाह रहे हो, आप एक टारगेट करके उनका एग्जाम्पल बनाना चाह रहे हो, ये एकदम ही कंडेमेबल चीज है। मेरा फिर से अपील है सरकार से एंड उनके जो पुलिस मशीनरी है उनसे कि आप युवाओं को हैरास करना बंद करिए, युवाओं को इस तरीके से टारगेट करना बंद करिए एंड ये जो लड़की है उसको भी आप अकेले छोड़ दीजिए। ऐसे पुलिस का दुरुपयोग करना इन सारे ऐसे मामलों में ये बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है किसी के लिए भी। अगर इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि अगर किसी को बुरा लग रहा है एंड अगर उन्होंने कुछ बोला है प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो प्रधानमंत्री जी के पास एक ऑप्शन है डेफेमेशन फाइल करने का, तो वो डेफेमेशन फाइल कर दीजिए। लेकिन आप पुलिस के थ्रू टारगेटिंग करा रहे हो, वो बहुत गलत बात है। युवाओं को आप टारगेट मत करिए, हैरास मत करिए, हमें एक्सेप्टेबल नहीं है जी। देखिए जो कल दिल्ली गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन निकला वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। बहुत स्ट्रगल के बाद हम लोग जीते, सारे युवाओं की जीत हुई है। धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा था वो हमारा मेन डिमांड था एंड वो हम जीते। इट्स हिस्टोरिक,
एक तरह से हम देश के युवाओं ने इतिहास रच दिया। बाकी के जो 2 गारंटीज थे उस पे भी हमें आशा है कि सरकार जल्द से जल्द उस पे अमल करेगी। कॉम्पेंसेशन भी जल्द से जल्द आएगा और जो FIRs है वो भी विड्रॉ होंगे, उसके प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा एंड होपफुली सुप्रीम कोर्ट में भी जब नेक्स्ट हियरिंग होगा तब सरकार सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराएगी कि क्या जंतर मंतर का एग्रीमेंट था जुलाई 25 का। देखिए, कुछ लोगों को बेकार लग सकती है, कुछ लोगों को नहीं लग सकती है, इन सब चीज़ों पे हमें नहीं पड़ना चाहिए। क्या क्रिमिनल मशीनरी, मतलब कि आप पुलिस को यूज़ करके ऐसे चीज़ों को बंद करवा सकते हो, बिल्कुल गलत बात है। अगर आप पुलिस को यूज़ करके टारगेट कर रहे हो, हैरास कर रहे हो, किसी की बोली आपको सही नहीं लगती है तो उसके लिए पुलिस नहीं लगाना चाहिए। अगर किसी को दुख पहुंच रहा है तो वो अपने आप पर्सनली डेफेमेशन केस फाइल करे। प्राइम मिनिस्टर को अगर बुरा लग रहा है ऐसे लैंग्वेज से तो प्राइम मिनिस्टर पर्सनली एक डेफेमेशन केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन पुलिस मशीनरी का इसमें कोई रोल नहीं है। पुलिस अगर यूज किया जा रहा है तो इससे यूज किया जा रहा है क्योंकि वो टारगेट करना चाहते हैं युवाओं को एंड इस लड़की के थ्रू एक एग्जाम्पल भेजना चाहते हैं, एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं। ये बहुत ही कंडेमेबल है, निंदनीय चीज है, हम इसका खंडन करते हैं। पुलिस और क्रिमिनल मशीनरी का इसमें कोई रोल नहीं है। कोर्ट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए ऐसी लड़की को। अयोध्या पहुंचे उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन पूजन किए और अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों की सराहना की। उन्होंने राम जन्मभूमि दान राशि में जुड़े कथित गबन मामले में कहा है कि जांच एजेंसियों की अपना काम करने देना चाहिए और सत्य सामने आएगा। और सतपाल महाराज ने विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अयोध्या में तेजी से विकास हो रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह नगरी विश्व स्तरीय धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र रूप में विकसित हो रही है। उन्हीं की अनुज्ञा लेकर के और अब हम राम मंदिर के दर्शन करेंगे तो निश्चित रूप में बहुत ही सुरभ्य स्थान है और यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पैदा की गई हैं और व्यवस्थाएं अच्छी हैं। सीढ़ियाँ मैंने देखा, बड़ी अच्छी सीढ़ियाँ हैं ताकि सुगमता से हर आदमी चढ़ जाए। महाराज जी, क्या कहना है, जिस तरीके से मामला राम जन्मभूमि के चंदा चोरी का मामला सामने आया था, आज विपक्ष जो है निश्चित रूप में उसकी इंक्वायरी हो रही है और उसमें हमारा बोलना उचित नहीं होगा। तो इंक्वायरी होने के बाद परिणाम सामने आएंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सरकार भी पूरी तरीके से, योगी सरकार बिल्कुल सजग है, पूरी तरह से सजग है और निश्चित रूप में जो है दूध का दूध और पानी पानी हो जाएगा। जिस तरीके से सांसद भवन के अंदर घेराव कर रहे, गद्दी छोड़, चंदा चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे, लोग वहाँ पर तख्ती लेकर के घूम रहे हैं, यहाँ तक कि दान पात्र लेकर के पैसे, क्या कहना, उनको क्या सबक देना चाहिए? नहीं, मैं तो ये कहूँगा जब जांच हो रही है तो उसके अंदर कोई हमें दखल नहीं देना चाहिए। जांच का स्वागत करना चाहिए और जांच होने का जो परिणाम होंगे उसके बाद उसका निर्णय हो जाएगा। महाराज जी, अयोध्या आप भी आते हैं काफी दिनों से, अयोध्या डेवलपमेंट विकास को लेकर के जो सरकार सजग है, काम भी करे काफी हुआ, उसको लेकर क्या कहें? बड़ा अच्छा काम हुआ है और मैं समझता हूँ ये नगरी जो है ये बड़ी अच्छी तरह से डिजाइन हो रही है और इसमें यहाँ मैंने देखा काफी दुकानें भी हैं, गरीब लोगों को व्यवसाय मिल रहा है, सभी को यहाँ रोजगार मिल रहा है और सभी का पालन पोषण हो रहा है। अयोध्या नगरी तो सबका हित करती है, तो निश्चित रूप में बहुत अलभ्य नगरी बनने जा रही है और ये मैं समझता हूँ धार्मिक नगरी पूरे दुनिया का एक केंद्र बनेगा तो इसका उसी तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। मैं योगी जी को भी बधाई देना चाहूँगा इसके लिए। दिल्ली में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एंटी पेपर लीक विधायक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान अखिलेश यादव के पेपर लीक मामले पर प्रतिक्रिया दी और राहुल गांधी के जैन जेट से जुड़े बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली के पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा विपक्ष के आरोपों को राजनीति प्रेरित बताया और राजभर ने इन सभी मुद्दों पर विपक्ष पर गिरते हुए सरकार की नीतियों का बचाव किया। कि अखिलेश यादव जी के विषय में कहूँगा कि सुपुआ तो सुपुआ चलनिया बोला था जेकरे 72 गो छेद वहाँ। समाजवादी पार्टी की सरकार में किसी भी परीक्षा के पेपर बिकते थे, लोग पेपर खरीद करके रहर में बैठ के, सरसों के खेत में बैठ करके लिख करके तब कॉपी जमा करते थे और खुलेआम नकल पैसा लेकर के कराई जाती थी और नौकरी बेची जाती थी। योग्य बच्चे अयोग्य बना दिए जाते थे, अयोग्य को योग्य बना दिया जाता था समाजवादी पार्टी की सरकार में। आज भी समाजवादी पार्टी की सरकार को लोग गुंडों की सरकार कहते हैं, दंगा कराने वाली सरकार कहते हैं। वो समाजवादी पार्टी अगर पेपर लीक की बात करे तो जनता
उसको मजाक समझती है। अगर ये पेपर लीक को सही मायने में मानते, ये चिंता इस बात की है इन लोगों को, बिल का विरोध क्यों किया? इस नाते किया कि कल बाई दबे हम लोगों की सरकार आएगी तो फिर जो हमारे लोग जो पेपर लीक करते हैं, जो पेपर बेचते हैं, तो ऐसे लोग तो बेचारे नौकर, इनकी रोजी रोटी चली जाएगी। इस नाते वो बिल का विरोध कर रहे हैं। जहां 10 करोड़ जुर्माना है और 10 साल की सजा है, मंजूर हुआ ना, पास हो गया, तो ये लोग विरोध इस नाते कर रहे थे कि हमारे लोगों का अब दुर्दिन आने वाला है, इसको रोका जाए चाहे जैसे, तो रोक नहीं पाया। इस नाते अखिलेश जी, राहुल जी, तमाम जी विरोध कर रहे थे। सही कहा, प्रधानमंत्री जी ने जो ट्वीट किया है, जो वीडियो जारी किया, वो सही किया है। मैं फिर कह रहा हूं कि पेपर लीक मामले को लेकर के सबसे ज्यादा चिंता अगर किसी को है तो अखिलेश यादव जी और राहुल जी को है। कि वो जैसे शोले फिल्म में बोला था वो गब्बर सिंह ने कि तेरा क्या होगा कालिया, तो वही हाल है इन लोगों का। अभी सोच रहे हैं कि जो हमारे लोग हैं, जो पेपर बेचते थे और नकल कराने के लिए नौकरी के नाम पर खुलेआम बोली होती थी, अब वो लोग बेचारे कहाँ जाएंगे? तो इसी नाते ये लोग पेपर लीक का विरोध करते हैं। लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एंटी पेपर लीक कानून पर दिए गए बयान और वंदे मातरम विधेयक भदोही का नाम बदलकर संत रविदास नगर किए जाने और समाजवादी पार्टी के 2027 और 2029 चुनाव से जुड़े पोस्टरों तथा राम जन्मभूमि दान विवाद जैसे मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने संत रविदास के सम्मान में किए गए फैसलों का समर्थन किए और विपक्ष पर भी निशाना साधा। हमारे देश के स्टूडेंट्स, नीट परीक्षार्थी और जितने भी परीक्षाओं में प्रतिभागी हैं, उनके प्रति उनकी संवेदना, उनकी जो है उनका लगाव, उनके प्रति उनकी भावनाओं को बहुत स्पष्टता से सामने ला रहा है। भारत के प्रधानमंत्री जी लगातार यहीं से नहीं, गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए, भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री रहते हुए लगातार देश के भविष्य का, देश के आने वाली नौजवान पीढ़ी का, देश की इस जवानी का सदैव उन्होंने सम्मान किया और वो इस मत के सदैव रहे हैं कि जो योग्य व्यक्ति है उसको स्थान मिलना चाहिए। और मैं समझता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री जी लगातार जो नीट परीक्षाओं में कहीं लीकेज हुई, हमारे छात्रों को, हमारे देश के रहने वाले तमाम लोगों को जो इससे दिक्कत है, वो उससे दुखी भी हुए। इतने कठोर कदम उन्होंने लिया है और लेकर के एक संदेश देश में दे दिया है कि अगर हमारे छात्रों के साथ किसी ने भी उनके हितों में कहीं भी दखलंदाजी करने का काम किया, वो जमीन दोष हो जाएगा। कानून इतना मजबूत बनाया है कि उनकी 7 पुश्तें याद करेंगी जिन्होंने हमारे छात्रों के हक और हकूक के साथ कहीं खिलवाड़ करने का प्रयास किया। वंदे मातरम बिल पास हुआ के लिए गर्व का समय है, गर्व का विषय है। और मैंने कहा वंदे मातरम हम सबकी प्रातः है, वंदे मातरम हम सबकी दोपहर है, वंदे मातरम में ही हम सोते हैं, वंदे मातरम में ही उठते हैं। वंदे मातरम हम देश के रहने वाले लोगों को सम्मान, स्वाभिमान, देशभक्ति, देश के साथ खड़े होने को सिखाता है। अपने माँ को नमन करने के लिए वंदे मातरम का हम सब गीत गाते हैं। माँ के लिए गीत गाना कितना हम सब के लिए सम्मान का प्रतीक है, इसको भारत में रहने वाला 135 करोड़ व्यक्ति महसूस कर सकता है। भदोही जिले का नाम, बहुत आभार, उनका बहुत अभिनंदन करना चाहिए। संत रविदास जी का इस देश के प्रति जो सेवाएं हैं, जो इस देश के प्रति त्याग है, तपस्या है, उसको ये देश कभी भूल नहीं सकता। संत रविदास जी के जहाँ चरणों में हम सब प्रणाम करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। सनातन से लेकर के देश में समता, समानता और देश में सबको एक साथ खड़े होने का जो आशीर्वाद और रास्ते संत रविदास जी ने दिखाया है, उनको फिर याद करने का मौका आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भदोही जनपद का नाम बदल करके संत रविदास नगर रखा है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की मैं कोटि कोटि प्रशंसा करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत फिलहाल के लिए इतना ही। तजर्बा जोड़े रहे हम भारत के साथ।